वेलकम बैक टू आयान टेक। एडोब इलस्ट्रेटर के सेकंड क्लास में आज हम देखेंगे कि जो लास्ट के दो टूल्स हमने पढ़े थे, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उनको थोड़ा सा डीप एंड प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाएंगे। लास्ट एंड प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन को हम ज्वाइन करते हैं। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सेकंड क्लास में आपको वेलकम करते हैं और जिन्होंने जो है प्रीवियस वीडियो देखे नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उन्हीं वीडियो को जो है या उन्हीं लेक्चर को जो है कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन्हीं दोनों को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, को जो स्पेसिफिक शेप है उसका होना ज़रूरी है, या ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, या टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। मतलब जब आपके हार्डबोर्ड पे आपके पास कोई सॉलिड प्रोडक्ट या सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तभी जाके आप जो है इन दो टूल का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप लोगों को जो है गाइड करने के लिए जो है मैं कुछ शेप का यूज़ करते हुए आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। फ़ोन है उसके ऊपर जो है शेप का यूज़ हुआ है। इसका सिंपल कहने का मतलब ये होता है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, स्मोकिंग अलाउ नहीं है, या रनिंग अलाउ नहीं है। बताने का या समझाने का मकसद ये है कि जहाँ पर आप एक पूरे पैराग्राफ को समझाने के बजाय एक शेप, सिंपल शेप का यूज़ करते हो और उन्हीं से आप लोगों को जो है नॉलेज करवा रहे होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड शेप, या उन्हीं के लिए हम शेप को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ नेक्स्ट अपने स्लाइड पे आते हैं। यहाँ चेक ये करना है कि अगर मैं शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट कम्बिनेशन जो हमारे की होते हैं शिफ्ट के साथ या आर्ट के साथ, या अगर मैं कंट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होता है और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी शेप को ड्रॉ कर रहे हो शिफ्ट के साथ तो होता क्या है कि आपकी उसी शेप का जो हाइट होता है या विड्थ होता है वो दोनों सेम होते हैं, यानी कि जितना उसकी हाइट होती है उतनी ही उसकी विड्थ बन जाती है। या अगर आप हार्ट के साथ जो है इसका यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, आप उसी शेप का जो सेलेक्टेड शेप है उसकी एक आपके पास तैयारशुदा जो है हाइट और विड्थ सेम कॉपी निकल के आ जाती है। कंट्रोल वैसे तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर कंट्रोल ए के साथ आप यूज़ कर रहे हो तो आपके हार्डबोर्ड पर जितना काम होता है वो सारा जो है एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल चेक करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर पे मैं आया, क्रिएट न्यू पे मैंने चेक लगाया और जैसे कि आप लोगों को बताया था आप लोग कोई भी साइज़ ले सकते हैं। 15 बाई 15 मैंने जो है इसका साइज़ ले लिया। अच्छा, पेज हार्डबोर्ड में ले चुका हूँ और सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप देख सकते हैं कोई इसका काम नहीं है या कोई आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ बता चुका हूँ कि आपके पास आपके हार्डबोर्ड एरिया पे कुछ होना चाहिए, तभी जाके इन दो टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। शेप आया, शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, शेप को मैं ड्रा कर रहा हूँ विदाउट एनी की। आप ड्रा कर रहे हो, ना इसका कोई सेंटर पॉइंट फ्रीज़ हो रहा है, ना इसका लेफ़्ट या राइट या हाइट। मतलब कहने का क्या है कि आप फ्री हो, हाइट भी अपने हिसाब से रख सकते हो, विड्थ भी अपने हिसाब से रख सकते हो और पोजीशन भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर इसी शेप को मैं उठा के शिफ्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और उसी शेप को मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल लॉक हो चुकी हैं। आप जितना भी शेप की जो है साइज़ को रखोगे उसी हिसाब से उसकी हाइट भी ड्रा होती जाएगी और विड्थ भी ड्रा होती जाएगी शिफ्ट के साथ। यानी कि अगर आप शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो हाइट और विड्थ किसी भी शेप का इक्वल आ रहा होता है। ये आपका जो है रेक्टेंगल हो गया और इन्हीं शेप में अगर आप आते हो यहाँ एलिप्स को उठाते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको ड्रा करते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी जो हाइट है विड्थ है वो लॉक हो चुकी है। लॉक से मेरा मुराद ये है दोनों इक्वल होंगे। ये एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ये देख ली। इसके अलावा अगर मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से शेप को सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट की को प्रेस करने के बाद मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, तो क्या होता है, यानी कि जहाँ से आप शेप को ड्रा करते हो उसका सेंटर पॉइंट वही बन जाता है और शेप को ड्रा करना शुरू हो जाता है। यानी कि आप आर्ट के साथ किसी भी शेप का सेंटर पॉइंट रखने के बाद उसको ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से ये अप्लाई कर लिया। आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटा सा स्टेप
डिलीट कर लिया और यहाँ से मैं रूलर ला रहा हूँ। एक ये हो चुका है और यहाँ से आपका एक ये हो चुका है। शेप जो ड्रा करने वाला हूँ वो इस सेंटर पॉइंट से ड्रा करने वाला हूँ और इसकी हाइट विड्थ इसी से ही आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट कर लिया। शेप सेलेक्ट करने के बाद आप अपने सेंटर पॉइंट आ गए। आर्ट को प्रेस करते हुए आपने यहाँ से ड्रा करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपकी शेप की हाइट विड्थ जिस हिसाब से आप रखना चाह रहे हैं, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट वही है जो आपने आर्ट के साथ ड्रा करना शुरू किया था। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर मैं दो कीज़ कॉम्बिनेशन कीज़ यानी कि आर्ट और शिफ्ट को दोनों को एक साथ यूज़ करूं तो क्या होगा। शिफ्ट देखा था हाइट विड्थ दोनों सेम देते हैं, आर्ट को देखा था सेंटर पॉइंट सेम देता है, और अगर आप दोनों को साथ में यूज़ करें तो ये आपका आर्ट और ये आपका शिफ्ट दोनों मैंने प्रेस रखे हुए हैं और यहाँ से मैं शेप को ड्रा कर रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, एक तो उसका सेंटर पॉइंट जो है वो फ्रीज हो चुका है और इसके अलावा जो है आपकी शेप की हाइट और विड्थ दोनों सेम आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिलेक्शन टूल उठाया और यहाँ से जो मैंने अपने नॉलेज के लिए जो रूलर लिया था उसको मैं जो है रिमूव कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने अपनी शेप को सेलेक्ट कर लिया। शेप को सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसकी कॉपी निकालनी है। तो कॉपी निकालने के जो तरीके हैं वो एक ये है कि कंट्रोल के साथ सी प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करोगे तो आपका सेलेक्टेड शेप की कॉपी निकल आ जाएगी। मतलब आपकी जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सेम शेप, सेम हाइट, सेम साइज़ के एक और कॉपी निकल के आ गई। इसके अलावा करना क्या है, मैं बार बार सी एंड वी का यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसी का जो है कॉपी लेना चाह रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, पहले अपनी शेप को सेलेक्ट करना है, फिर आपने आर्ट को प्रेस रखना है और आर्ट को प्रेस रखते हुए आपने अपना क्लिक रिलीज़ करना है, फिर आपने आर्ट रिलीज़ करना है। इस तरीके से भी आप सिंपल एक शेप के या टेक्स्ट के या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है डुप्लिकेट या कॉपी निकाल सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी निकाल रहा हूँ। कॉपी निकालते हुए मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि उसके एंगल चेंज ना हो। लेट्स सपोज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन मैं रूलर ला रहा हूँ, ये इसकी जो है टॉप है और यहाँ से ये इसकी बॉटम है, ठीक है, जो आप लोगों को जो है रूलर गाइड कर रहा है। शेप को सेलेक्ट कर लिया, शेप को सेलेक्ट करने के बाद आर्ट प्रेस कर लिया और यहाँ से आप लोगों ने उसकी कॉपी निकाल ली। लेकिन हुआ क्या, आपको अभी शेप रखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपको उसी अपने ही नॉलेज से सेट रखना है कि ना थोड़ा सा ऊपर हो ना थोड़ा सा नीचे हो। लेकिन अगर इस दौरान मैं शिफ्ट की को यूज़ करूँ तो क्या हो रहा है, आपका वही ऑब्जेक्ट उसी एंगल पर लॉक हो चुका है। अब बिना डरे, बिना जो है टेंशन लिए आप इसका जो है कॉपी भी निकाल रहे हो और एंगल भी वही रख रहे हो। क्लिक को रिलीज़ कर लिया, आल्ट और शिफ्ट को रिलीज़ कर लिया, तो इस हिसाब से आपके जो है कॉपी भी निकल आती है और सेम एंगल पे निकल के आ जाती है। डन हो गया ये चीज़। अब इसी जो है शेप को जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसी को यूज़ करते हुए आप लोगों को मैं जो है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर आपने एक रेक्टेंगल लिया है जिसकी जो है हाइट विड्थ दोनों सेम है। आल्ट पकड़ के आपने इसकी एक और डुप्लीकेट, शिफ्ट के साथ एक और डुप्लीकेट निकाल लिया, शेप को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके गए और यहाँ से आपने इसकी एक और कॉपी निकाल ली। ये सारा काम जब मैं कॉपी कर रहा था, ये सारा काम आपका सिलेक्शन टूल के साथ हो रहा था। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इनके ऊपर यूज़ कर लूँ, तो आप यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गए। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो शेप होता है उसके जो एंकर पॉइंट होते हैं आपको अलाउ करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कि आप उसको थोड़ा बहुत मूव करें। यानी कि एक स्पेसिफिक जो सॉलिड शेप होता है उसकी जो एंकर पॉइंट होते हैं वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप मूव कर सकते हो। कंट्रोल+Z जो है वो अंडू की शॉर्टकट की, अगर कुछ गलत हो जाता है तो कंट्रोल+Z का यूज़ करते हुए आप अपने ओरिजिनल या जो सुटेबल कंडीशन होता है आपके काम का वहां तक पहुंच सकते हो। दोनों पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सेलेक्ट कर लिए और सिलेक्शन के बाद जो है आपकी ये अब
मूव हो रहे हैं तो इसको आप कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं। समझाना मेरा काम है टूल्स, लेकिन इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हम कुछ क्रिएटिव भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उनके टॉप के एंकर पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे मूव करना है और यहाँ से इस शेप के ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और यहाँ से आपने इनको इनके साथ मूव करना है। और इसके अलावा जो है ये 3 एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट करने हैं। मतलब कहने का क्या है कि एक शेप के बजाय आप 2-3 शेप के एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको भी आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे लेके जा सकते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से एक छोटा सा जो है बॉक्स बन गया, या आप देख सकते हैं कुछ अट्रैक्टिव सा बन गया जो पहले नहीं था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए एक सिंपल से शेप से हमने कुछ इस तरह से क्रिएटिव क्रिएट कर लिया। अच्छा, अभी मैंने करना क्या है, सिलेक्शन टूल उठानी है और इन्हीं सभी को सेलेक्ट करना है। सभी को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखें ये हर एक अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। Ctrl+Z जैसे कि मैंने बताया था वापस अपनी कंडीशन पे आ गया। इन्हीं सभी को सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से और Ctrl+G। Ctrl+G मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक शेप से ज़्यादा शेप है और अगर मैं बार बार जो है क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बार बार इन्हीं को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्शन टूल से मुझे इन सभी को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ तो एक हो जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अभी मेरा ये जो है कंप्लीट एक सॉलिड सब्जेक्ट बन चुका है और इन्हीं को मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है एनी टाइम। यानी कि अगर मैं किसी भी एंगल पर चेक लगाऊं तो ये ओवरऑल सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, आपने ग्रुप बनाना है, इन्हीं सभी को सेलेक्ट करना है, Ctrl+G प्रेस करना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से, तो ये आपका ग्रुप बन जाता है। मोर देन वन पार्ट्स जो आप लेके आए थे वो अब इस टाइम जो है ग्रुप हो चुका है और इन्हीं को आप मूव कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से सेलेक्ट करके आपके सारे शेप एक साथ मूव होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा करना क्या है, इसके अलावा जो है आप लोगों को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल थोड़ा सा और समझाना है। आपने इसी की कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के लिए बार बार बता रहा हूँ कि Alt प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हैं, इसकी जो है कॉपी निकल के आ जाती है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इस बॉक्स के जो है टॉप यानी कि जो है इसका ढक्कन बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से इसको रिसाइज करूँगा तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपका जो है वो टॉप भी मूव हो रहा है और आपकी जो है हाइट भी मूव हो रही है। और अगर इस कंडीशन में मैं उठा के इसको यहाँ पर रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर मैं इसको अभी यहाँ पर रखूँ भी तो ये कॉर्नर जो है, ऊपर वाला कॉर्नर जो है वो आपका रिप्लेस हो गया है कुछ अलग से और ठीक नहीं है। तो आप Ctrl+Z प्रेस करें और सिलेक्शन टूल के बजाय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाया, नीचे वाले जो 3 कर्व पॉइंट थे या एंकर पॉइंट थे उनको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद आप लोग यहाँ से उसको पिक करते हुए आगे जा सकते। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपके ये जो टॉप वाले पॉइंट थे ये लॉक हो चुके हैं, मतलब ये मूव नहीं हो रहे। अगर आप रिसाइज भी कर रहे हो तो वो ये 3 जो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किए हैं ये 3 मूव हो रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आप देख लें, अगर आप सिलेक्शन टूल से इसको रिसाइज करते हैं तो हुआ क्या कि ओवरऑल आपका शेप जो है वो क्या हो रहा है, रिसाइज हो रहा है। लेकिन मैंने कुछ इस तरह से नहीं करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टॉप और ये टॉप बिल्कुल इक्वल रहे, जस्ट ओनली इनका हाइट में जो है डिफरेंस आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने ये किया कि आप यहाँ आ गए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपने इनके तीनों नीचे जो एंकर पॉइंट है वो सेलेक्ट कर लिए शिफ्ट के साथ। जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों को बता चुका हूं, अगर मैं शिफ्ट यूज़ नहीं करूंगा तो क्या होगा कि आप इनको किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और अगर आप इन्हीं को सेलेक्ट करने के बाद जो है शिफ्ट प्रेस करते हुए इनको मूव करते हो या इनको रिसाइज करते हो तो आपका ये इसी हिसाब से मूव हो जाता है। सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद आपने इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट के साथ रख लिया। रखने के बाद सिलेक्शन टूल उठाया। सिलेक्शन टूल इसलिए मैंने उठाया क्योंकि मैं इस ओवरऑल जो टॉप का जो शेप बना हुआ है इसको थोड़ा सा रिसाइज करना चाह रहा हूँ। तो उसको रिसाइज करने के लिए जो है आपने सिलेक्शन टूल उठाया और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा रिसाइज कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिसाइज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ इस हिसाब से रिसाइज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट ना हिले तो उसके लिए आपने फिर हार्ट को प्रेस करना है।
आल्ट को प्रेस करोगे तो ये दोनों सिरों से जो है क्या हो जाएगा, इक्वल साइज़ के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कर लिया रिसाइज, उठा के आपने अपने जो है इस ऑब्जेक्ट पे रखना है जो आपने क्रिएट किया था, एंगल आपने थोड़ा सा जो है सेट रखना है और आपने रिलीज़ करना है। तो ये कुछ इस हिसाब से आपके पास जो है एक शेप क्रिएटिव टाइप का क्रिएट हो जाएगा। सभी को अगेन जो है आप लोगों ने ग्रुप करना है, तो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G प्रेस करना है, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता है। एक तो ये हो गया कि आपने इनके जस्ट ओनली डायरेक्ट सिलेक्शन से इनके पॉइंट थोड़े बहुत चेंज कर लिए और कुछ इस हिसाब से आपके पास क्रिएटिव बन गया। अच्छा, इसके अलावा जब मैं किसी शेप को ड्रा करता हूँ, ड्रा करने के बाद Alt Shift दोनों प्रेस करने के बाद मैं इसका एक स्पेसिफिक शेप बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने एक शेप बनाया, शेप बनाने के बाद अब चाह रहे हैं कि इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाया और नीचे वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको नीचे लाया। तो ये कुछ इस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या कुछ इस हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक द टाइप ऑफ एक जो शेप होता है एक का, वही आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब बात यहाँ पर ये होती है कि जब आप किसी शेप को क्या करते हो, ड्रा करते हो और आपने अब उसको जाके रोटेट करना है, तो रोटेशन के लिए आपने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ रिसाइज पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो आपको यहाँ पर जो है ये रोटेशन एंगल दे रहा है, इस हिसाब से आपने इसको रोटेट करना है। और अगर इस दौरान आप शिफ्ट का यूज़ करते हो तो क्या होता है कि आपका जो साइज़ होता है वो स्पेसिफिक एक पॉइंट पे जो है क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी शेप को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एंकर पॉइंट को रिसाइज कर सकते हो और इसके अलावा जो है शेप को रोटेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है, आई होप आप लोगों को जो है ये समझ आ जाए कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एंकर पॉइंट को डिलीट कर जो है सेलेक्ट करता हूँ। ये आपका एक एंकर पॉइंट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद आप अपने कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है, वो एंकर पॉइंट आपका नेक्स्ट एंकर पॉइंट तक डिलीट हो जाता है। सपोज अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और डिलीट की प्रेस कर ली, तो नेक्स्ट एंकर पॉइंट तक वो आपका शेप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसके अलावा जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने एलिप्स उठा लिया, एलिप्स उठाने के बाद Alt Shift का यूज़ करते हुए इसको कुछ स्पेसिफिक शेप के हिसाब से ड्रा कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा यूं कर लिया और जो इसका टॉप है वो आपने थोड़ा सा ऊपर लेके गए। कुछ इस हिसाब से आपने इसका शेप बना लिया, या बल्कि हम यूँ करते हैं कि यहाँ से मैंने जो है एलिप्स उठाया, एलिप्स को मैंने थोड़ा सा कुछ इस हिसाब से जो है ड्रा कर लिया। मैं ना आर्ट का यूज़ कर रहा हूँ ना शिफ्ट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्रीली इसको जो है ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद अच्छा, जब आप जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और नज़र आ रही है, इनको बोलते हैं हैंडल, ठीक है। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के किसी एंकर पॉइंट शेप के किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हो तो आपको हैंडल नज़र आ रहे होते हैं। अब ये हैंडल क्या होते हैं आप यहाँ से देख सकते हो, ये थोड़ा सा जो है नेक्स्ट एंकर पॉइंट तक उस शेप की जो लाइन होती है या जो पाथ होता है उसको थोड़ा सा और मूव कर रहा होता है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने इनको मूव करना, अप्लाई करना है। इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, अगेन आपको हैंडल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे भी ला सकते हो, थोड़ा सा इसको जो है मूव भी कर सकते हो। कुछ इस हिसाब से आप लोगों के पास जो है शेप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो एक स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट को या स्पेसिफिक एक शेप होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो कुछ इस हिसाब से आप लोगों ने जो है ये मैंगो टाइप जो है शेप बना लिया, ये क्रिएट कर लिया। डिटेल में हम जाएंगे, इनको कलर देना और वो बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द से समझ आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने कुछ इस तरह से ये कर लिया अप्लाई। आई होप आप लोगों को आज के इस लेक्चर में जो है समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ साथ हमारे पास जो है किस तरह से शेप क्रिएट होते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी जो है शेप के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको कुछ एंकर पॉइंट नज़र आ रहे होते हैं और एंकर पॉइंट के साथ साथ उसके कुछ हैंडल होते हैं, वो भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई शेप ड्रा करते हो, ड्रा करने के बाद जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उनके एक एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा शेप होता है जो एलिप्स टाइप होता है या इसके अलावा जो है राउंडेड शेप होता है, तो उसके बाद अगर आप जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक स्पेसिफिक उस पर अप्लाई करते हो तो आपको हैंडल नज़र आ रहे होते हैं जिससे आप
उस शेप को थोड़ा सा एडिट कर सकते हो। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करें, कोशिश होगी कि आप लोगों को हम जल्द से जल्द रिप्लाई कर लें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह जो है आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे और थोड़ा सा मुझे भी जो है मोटिवेशनल जो है वो टैगलाइन मिलता रहे कि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की जो है बेसिक से एडवांस के वीडियोज़ क्रिएट करता रहूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।